Alright, going randonauting, and it took us to this shady park in the middle of nowhere, so let's see what we find. All we see so far is like trees. What the fuck? Oh, what the fuck? Should we keep going? What the fuck? Oh my god, is she following us? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेके आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही खौफनाक सच्ची कहानियाँ लेकर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इंडिया में ही घटी कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में उस वक्त जब ये घटनाएं घटी थी तब लोगों के इस बारे में बात करने से भी रोंगटे खड़े हो जाते थे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आज का वीडियो पूरा सुने, और हाँ, वीडियो आपको कैसा लगेगा मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स ही मेरे लिए अगले वीडियो का मोटिवेशन है। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। दोस्तों, क्या आपने कभी इंडिया के कुर्सेओंग हिल स्टेशन के बारे में सुना है? ये वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में है। एलिजिडली इस जगह को हॉन्टेड माना जाता है। कई सारे रीजंस हैं और कई सारी घटनाएं भी। आज मैं आपको उसी जगह की एक खौफनाक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ, जो कि एक व्यक्ति के साथ घटी थी जिसका नाम था राहुल। अब हम आगे की घटना को राहुल के नज़रिए से ही जानते हैं। मेरा नाम राहुल है और जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये साल 2015 की है। उस समय पर मैं अपने दोस्तों के साथ कुर्सेओंग हिल स्टेशन पर जाने का सोच रहा था। वो जगह उस समय पर हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी अपने भूतियापने को लेकर। इसी चीज़ के लिए मेरे दोस्तों अर्जुन, सुनीता, विजय और हम चारों ही लोगों ने उस जगह पर एक ट्रिप लेने का सोचा। हमने डो हिल फॉरेस्ट के बारे में सुना था कि वो हॉन्टेड है और हम उस चीज़ को खुद देखना चाहते थे। शहर के होने के कारण हम आसपास के लोकल अंधविश्वासों का बहुत मजाक उड़ाते थे। हमें तो यही लगता था कि वो बस एक ऐसा जंगल है जो कि बदनाम हो गया है लोगों के द्वारा सुनी सुनाई बातों के कारण। सबसे ज़्यादा वो बात जो कि मुझे उस जगह की ओर आकर्षित कर रही थी वो थी वहाँ पे दिखने वाली एक आत्मा जो कि एक बच्चे की होती और उसका सर नहीं होता था। वहाँ के आसपास के लोगों की बताऊँ तो वो कहते थे कि अगर आप उस जंगल के रास्ते में चल रहे हो तो आपको एकदम से ऐसा लगेगा कि आपके पीछे कोई है, लेकिन आपको पीछे नहीं घूमना है, और अगर आप पीछे घूम जाते हो तो आप उस बच्चे की आत्मा को देखोगे जिसका सर नहीं है, और अगर आपने एक बार उसकी ओर देख लिया तो आपकी किस्मत उसी जगह पर बदल जाएगी। हो सकता है आप उसी पल ना मरो, पर वो बच्चा बाकी की पूरी ज़िंदगी आपका पीछा करेगा, और पूरी ज़िंदगी क्या ही कहें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी अगले कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगी। या तो वो आपको पागल कर देगा या फिर आपको खुद को ही मार लेने को मजबूर कर देगा। बात करें उस बच्चे की तो लोग कहते हैं कि वो एक लड़का था जिसको उसके घर से ही किडनैप कर दिया गया था और उसके बाद उसकी जान ले ली गई थी। उसका सर उसके शरीर से अलग करके फेंक दिया गया था। तभी से कहते हैं कि उस बच्चे की आत्मा उस जंगल में घूमती है और जो भी उसे देख लेता है उसके पीछे पीछे ही चली जाती है। जब हम वहाँ पर गए तो हम एक होटल में रुके हुए थे और वहीं पर रुके हुए एक और आदमी ने हमें उस जगह के बारे में बहुत बताया। उसकी उम्र लगभग 70 साल की रही होगी और वो पैदा कुर्सेओंग में ही हुआ था। उसने हमें बताया कि वो उस जगह पर काफ़ी समय बाद आया था, और जब उसने हम लोगों की बात सुनी कि हम डो हिल फॉरेस्ट में जाना चाहते हैं तो वो हमारे पास आया और बस इतना कहा, मैं आपको उस जगह के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। पहले तो हम सोच रहे थे कि शायद ये कोई ऐसा ही आदमी है जो कि अपनी तरह की कहानियाँ सुनाएगा कि वहाँ मत जाओ, ये होगा वो होगा, बट उसने काफ़ी अच्छे तरीके से हमें उस जगह के बारे में बताया, उस जगह के लेजेंड्स के बारे में बताया, और इन चीज़ से हुआ ये कि हमारी जिज्ञासा वहाँ जाने की और ज़्यादा बढ़ गई। उन्होंने उस जगह की जो भी जानकारी दी हमने उनका शुक्रिया किया और आगे बढ़ने लगे।
हम लोग इस चीज़ को एक चैलेंज की तरह ले रहे थे। हमारे मन में तो यही था कि हम डो हिल फॉरेस्ट में जाएंगे और वहाँ पर उसी रास्ते पे पूरा घूम कर आएंगे जो कि उन लोगों के द्वारा श्रापित माना जाता है। और हाँ, रात में ही, क्योंकि तभी तो असली मज़ा आता है। उस रात जो हमने खाना कर लिया तो हमने सोचा अब हमें जंगल की ओर निकल जाना चाहिए। काफ़ी आगे चलने के बाद हम एक पॉइंट पर पहुँचे जो कि 2 रास्तों में डिवाइड हो रहा था। एक रास्ता आपको सड़क पर ही बनाए रखता और दूसरा रास्ता आपको जंगल के बीचों बीच अंदर ले जाता। उससे कुछ दूर पहले ही वहाँ पर एक बस स्टेशन था जहाँ पर बस आती थी। उस जगह पर बसों का एक फिक्स शेड्यूल था और रात की लास्ट बस का एक फिक्स टाइम। इसीलिए हमने सोचा कि हम आखिरी बस के पहले ही वहाँ पर वापस आ जाएंगे। हैरानी की बात तो ये थी कि उसी रात पूर्णिमा भी थी और चांद की रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। हम अपने साथ कुछ फ्लैशलाइट्स लाए थे लेकिन वो किसी काम की नहीं थी क्योंकि चंद्रमा ही अपनी रोशनी को चारों ओर बिखेर रहे थे। हम चारों एक साथ आगे बढ़ रहे थे, एक दूसरे को कहानी सुनाते हुए, एक दूसरे के जोक्स पे हंसते हुए। धीरे धीरे जैसे जैसे हम जंगल में अंदर बढ़ने लगे हमें थोड़ी अजीब सी आवाज़ आना शुरू हो गई। इतना मैं आपको बताऊंगा कि वो आवाज़ इतनी दूर से आ रही थी कि हमें उन्हें सुनने के लिए एकदम कान लगाने पड़ रहे थे। बट बात ये थी कि हम चारों ने उसे सुना और इतना तो मैं कह सकता हूँ कि 4 लोगों को एक साथ हैलुसिनेशन तो नहीं हो सकता। ऐसा लग रहा था कि कोई काफ़ी दूरी पर रो रहा हो और एकदम से ही उसके बाद हंसने की आवाज़ आती। हमारी बात करने का फ्लो एकदम से बदल सा गया था। पहले हम नॉर्मली बात कर रहे थे बट हम चारों के अंदर कहीं ना कहीं एक डर आ गया था। एक बात कि लोगों का जंगल के बारे में जो मानना है वो बिल्कुल बेसलेस तो नहीं है। अर्जुन ने माहौल को थोड़ा ठंडा करने की कोशिश करी और वो हमसे बात करने लगा और कुछ घटनाओं के बारे में बताने लगा। वो हमारी ओर मुड़कर आगे की ओर बढ़े जा रहा था, यानी कुल मिलाकर वो उल्टे पैर करके चल रहा था और हमारी ओर देख रहा था। सुनीता उससे कह रही थी कि वो सावधान रहे बट तभी उसका पैर एक पत्थर पे पड़ा और वो गिर गया। उसकी पैर की छोटी उंगली बुरी तरीके से मुड़ गई जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। हम सभी सोचने लगे कि ये पागल ही है। तभी सुनीता जो कि सारा सामान अपने साथ ही रखती थी उसने अपने बैग से एक मूव निकाली और एक बैंडेज भी। वो अर्जुन की चोट पर मरहम कर ही रही थी और विजय नीचे बैठकर उसे देख रहा था। मैं थोड़ा आगे से ही उन तीनों को देख रहा था कि एकदम से मुझे लगा कुछ तो है जो कि मेरे पीछे है। मैं एक झटके के साथ पीछे मुड़ गया और तभी मैंने वो देखा, वही बच्चा। उसका सर नहीं था। यकीन मानिए मैंने बस उसे एक पल के भी काफ़ी छोटे से हिस्से में देखा। और जैसे कि हम भूत वाले पिक्चरों में देखते हैं कि आत्मा एकदम से गायब हो जाती हैं, वैसा मैंने कुछ नहीं देखा। बस यूं कहूँ वो एक पल पहले मेरे सामने था और उसके एकदम से बाद वो वहाँ से गायब हो गया। मैंने एकदम से तेज सांस ली और विजय मेरी ओर देखकर बोला, क्या हुआ? मैं चुप रहा और उसी जगह पर देखता रहा। उसने फिर से मुझसे पूछा और इस बार सुनीता और अर्जुन भी मेरी ओर देख रहे थे। अर्जुन सुनीता की मदद से अब खड़ा हुआ था। मैंने फैसला करा कि मैं उन्हें कुछ भी नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि मैंने सच में उस बच्चे को देखा या फिर मेरा दिमाग मेरे साथ ट्रिक्स खेल रहा है। मैं पूरे दिन उस बूढ़े आदमी की बातों को ही सोच रहा था। शायद इसी वजह से हो सकता है मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने मुझे ये सब चीज़ें दिखा दी हों। वैसे भी मैं उन पहले से सुनी जाने वाली आवाज़ों के कारण थोड़ा परेशान था। इसी वजह से हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। मैंने अपने फ्रेंड्स को इस बारे में कुछ नहीं बताया और हम धीरे धीरे चलते हुए उस दूसरी रोड की तरफ पहुंच गए, यानी जंगल की उस तरफ जहां पर वो बस स्टेशन था। रात के 12 बजे से पहले ही हम लोग अपने होटल में ही वापस आ चुके थे और उसके बाद सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, एटलीस्ट तब तक। हम लोग आपस में बातचीत कर रहे थे कि डो हिल फॉरेस्ट के झूठे लेजेंड को हमने नकली साबित कर दिया है। सोने से पहले मैंने भी सोचा जो चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही हैं मुझे इन सब चीज़ों को दिमाग से निकाल देना चाहिए क्योंकि वो सब मेरा बस वहम ही था। अब इसके बाद लगभग
रात के 2 बजे के आसपास की बात होगी। मैं अब तक सोया नहीं था और मुंह धोने के बाद अपनी स्किन पर एक स्किन क्रीम लगा रहा था, जो कि मैं रात के टाइम डेली लगाता था। उसी टाइम पर एकदम से मुझे अपने बाथरूम से किसी के पानी में कुछ छप छप करने टाइप की आवाज़ आई। मेरा दिल एकदम से तेज़ तेज़ धड़कने लगा और मैं सीधा बाथरूम की तरफ भाग कर गया और लाइट को ऑन कर दिया। वहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा कि शायद ये पड़ोस वाले रूम की आवाज़ होगी जहाँ पर कोई बच्चा हो सकता है। मैंने इस चीज़ को इग्नोर करा और वापस सोने के लिए आ गया। कुर्सियोंग में हम अगले 2 दिन और रहे और इन दोनों दिनों में मुझे तरह तरह की आवाज़ आती रही। कभी कभी मुझे लगता कि किसी बच्चे की हंसने की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। मैंने फिर से अपने आप को जैसे तैसे करके झूठा दिलासा दिया कि शायद ये उस जंगल की झूठी बातें हैं जो कि मेरे दिमाग में बस गई हैं। बाद में जब हम नई दिल्ली में लैंड हुए, मैं उसके बाद अपने मम्मी पापा के घर चला गया। जब मैं अपने घर में आ चुका था तब मैं उन अजीब चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर चुका था। कुछ देर तक तो सब कुछ ठीक रहा, बट उसी रात मैं हॉल में बैठा अपने डॉग के साथ खेल रहा था कि उसी वक्त मेरे फ़ोन पर एक कॉल आया। मैं उस कॉल पर बात करने लगा। तभी एकदम से ही मैं बात करते करते पीछे घूमा तो मैंने अपने डॉग को देखा। उसका फेस किचन की ओर था। मैंने आपको बताया नहीं कि उस रात मेरे मम्मी पापा घर पे नहीं थे। मैंने देखा कि मेरा डॉग किचन की ओर देखकर एकदम अजीब तरीके से भौंक रहा था, जैसे उसे वहाँ पर सामने कोई दिख रहा हो। पहले वो एक तरफ देखता और भौंकता, उसके बाद धीरे धीरे उसकी गर्दन घूमते हुए मेरी तरफ आ गई और एक टाइम ऐसा आया जब वो मेरे पीछे की ओर देखकर भौंके जा रहा था। इस पल पर मेरी दिल की धड़कन एकदम तेज़ हो गई थी और मुझे बहुत डर लगने लगा था। मुझे नहीं पता उस रात क्या हुआ, बट मुझे इतना पता है मैं बहुत सारा डर गया था और मुझे साफ साफ फील हो रहा था कि वहाँ कोई तो था हम दोनों के अलावा। इसके बाद तो अजीब चीज़ें मेरी ज़िंदगी का हिस्सा ही बन गई। एक शाम मैं अपनी स्टडी टेबल पर पढ़ रहा था, एकदम से मेरा पेन डेस्क के नीचे गिर गया। जब मैं नीचे झुका अपना पेन उठाने के लिए, तभी मुझे एकदम से आवाज़ आई कि मेरे पीछे से कोई बच्चा मानो भाग कर गया हो और हंस रहा हो। मैं पीछे घूमा बट एक बार फिर से कोई भी नहीं था, बट मुझे वहाँ पर अपना डॉग दिखा तो मैंने सोचा कि शायद ये वही होगा, लेकिन वो वहाँ पे नहीं था। मेरे साथ अब काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ें हो रही थी जो कि मैं आपको एक्सप्लेन भी अच्छे से नहीं कर सकता। मानो मेरा सामान इधर से उधर मुझे मिलता, मुझे अजीब अजीब सी चीज़ें दिखाई देती। कई बार तो मुझे परछाइयाँ भी दिखने लगी थी। मुझे नींद आना बंद हो गया था। मैं रात रात भर अपने बेड पर लेटा रहता और इधर उधर बस देखता रहता। मेरे दिमाग में बस एक ही बात चलती रहती कि वो बिना सर वाला बच्चा मेरा पीछा कर रहा है। मुझे पता था कि ये वही है, बट मैं अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहता था, इसीलिए इस बात को जानते हुए भी मैं नकार रहा था। एक शाम मेरी बेस्ट फ्रेंड सुनीता मेरे घर आई और जब उसने मेरे से कहा कि जब से हम कुर्सियों से वापस आए हैं मैं अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा हूँ और हो सकता है कुछ बात हो जो कि मैं उसे बताना चाहता हूँ। आखिरकार मुझे लगा कि शायद मुझे अब बताना ही चाहिए और मैंने सुनीता को सारी बात बता दी। सुनीता ने पूरी बात शांति से सुनी और उसने मेरा यकीन भी करा। उसके बाद उसने जो बात बताई मैं हैरान रह गया। उसने कहा उस रात डोहिल फॉरेस्ट में उसे भी कुछ अजीब सी चीज़ फील तो हुई थी, बट उसने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। इसके बाद उसने बताया कि उसकी एक आंटी हैं रेखा और वो अपने आप को एक मीडियम बताती हैं। उन लोगों ने पहले भी कई लोगों की मदद करी है और हो सकता है वो मेरी भी कर सकें। सुनीता ने अपनी उन आंटी के बारे में मुझे पहले से बता रखा था और पहले मैं कहता था कि ये सब फालतू की बात है और उन्हें किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, बट अब इस समय पर जब सुनीता ने उनके बारे में बताया तो मुझे लगा कि शायद वही हैं जो कि मेरी हेल्प कर सकती हैं। इसके बाद मैंने रेखा आंटी से फ़ोन पे बात करी और उन्होंने कहा कि वो मेरे घर आएंगी और कोशिश करेंगी कि वो मेरी चीज़ को समझ सकें और मेरी मदद कर सकें। उसी शनिवार को वो मेरे घर आईं और मेरे घर आने के बाद वो मेरे घर के एक एक कोने को अच्छे से घूर रही थी। आखिरकार 30 मिनट के बाद उन्होंने मुझे बताया कि घर में एक एंटिटी है
और वो एक छोटे बच्चे की है। बट उन्होंने बताया कि उसे उससे कोई खतरा नहीं महसूस हुआ, बस उससे दुख का पता लग रहा है। मैंने उनसे बोला कि ऐसा क्या है, अगर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता तो यहाँ पर पीछे आया ही क्यों है। इस पर उन्होंने बताया कि दुख भी कई बार गुस्से को जन्म दे देता है और वो जो आत्मा है वो बहुत ज़्यादा दर्द में है। उन्होंने ये बताया कि वो आत्माओं को तब तक एक जगह से नहीं हटवा सकती जब तक उन्हें ये नहीं पता लगे कि वो चाहते क्या हैं। मुझे ये सुनकर बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। वो बच्चा था जिसने मेरी ज़िंदगी कई दिनों से नर्क से बदतर कर दी थी, और वो कह रही थी कि वही बच्चा है जो कि बहुत ज़्यादा दर्द में है। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर वो चाहता क्या है। अंधेरा हो गया और उसके बाद वो चली भी गई। मैं अपनी किताब पढ़ रहा था और तभी मेरी नज़र गई एक कोने पर, एक अंधेरा कोना जो कि हमारे रूम के साइड में ही था। तब मैंने पहली बार उस बच्चे को अपनी आंखों के सामने देखा। उसका सर नहीं था, वो एक कोने में बस शांति से खड़ा हुआ था। उसकी उंगलियां मैंने तब नोटिस करी, वो धीरे धीरे हिल रही थी। देखने से लग रहा था कि उस बच्चे की उम्र लगभग 4 या 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी। एकदम से मेरे दिमाग में बहुत सारा दुख सा आया कि इतने छोटे बच्चे के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। क्या उसका दिल पत्थर का था? मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा सिंपैथी सी आने लगी। मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था, सच में डर रहा था, बट मैंने पता नहीं क्यों अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और वो बच्चा धीरे धीरे मेरे हाथ की तरफ आया और उसने मेरे हैंड को टच करा। जैसे ही उसने ऐसा करा, मेरी आंखों के सामने एकदम से सफ़ेद रोशनी सी आ गई। अब अगली बार मेरी जब आँख खुली तो मैंने अपने आप को कुर्सियों में पाया। मैंने देखा कि मैं एक बड़े से घर के सामने बैठा हूँ। मैंने अपने हाथों की ओर देखा, वो मेरे हाथ नहीं थे। अब मैं उस बच्चे के रूप में देख रहा था। उस घर से तभी एक औरत निकल के आई। उसने बड़े प्यार से मुझे अपनी गोदी में लिया और मेरे फेस पर किस करा। उन्होंने कुछ कहा और उसके बदले मुझे आवाज़ सुनाई आई, हाँ मम्मा। तभी मुझे एक और आवाज़ आई और ये आवाज़ एक आदमी की थी। उस आदमी ने मेरी मम्मा से कहा, अंदर आओ। मेरी मम्मा ने मुझे गोदी से नीचे उतार दिया और वो अंदर चली गई। मैं फिर से खेलने लगा, मुझे अच्छा लग रहा था। एकदम से किसी ने मुझे उठा लिया और मुझे कहीं लेकर जाने लगा। मुझे एक बोरे के अंदर बंद कर दिया गया। मुझे अपने चारों ओर गुस्से से चिल्लाती हुई आवाज़ आ रही थी। आखिरकार मुझे उस बोरे से बाहर निकाला गया और मैंने देखा मेरे आसपास कई सारे लोग थे जो मुझे घेर कर खड़े थे। मैंने रियलाइज़ करा कि मैं डोहिल फॉरेस्ट में था। मैं उसी जगह पर था अब जहाँ पर मैं उस रात अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ रहा था जब मैंने उस बच्चे को देखा था। उन कई सारे आदमियों में से एक ने मुझे बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा और मैं नीचे गिर गया। उसने लगातार गुस्से से मेरे को बोलना जारी रखा। उनमें से एक आदमी ने एक बड़ा सा चाकू निकाला जो कि तलवार जैसा लग रहा था। उसने उसे उठाकर तेजी से मेरी आंखों के सामने लाया। बस मेरी आंखों के सामने काला अंधेरा छा गया और थोड़ी देर में मैं अपनी बॉडी में वापस आ गया। मैंने अपने हाथों को देखा तो इस बार मैं ही था। मैंने उस बच्चे को फील करा था। कुछ बेहद घटिया इंसानों ने पता नहीं किस वजह से उस बच्चे को उसके घर से उठाया और उसे जान से मार दिया। रीज़न जितना मुझे समझ आया शायद किडनैपिंग का था और उन्होंने उस बच्चे के पेरेंट्स से पैसे मांगे थे और वो नहीं दे पाए तो उन्होंने उसे जान से मार डाला। उस बच्चे को बेहद दर्दनाक तरीके से मार दिया गया और वो बच्चा आज भी उस जगह पर भटक रहा है। मुझे याद है उस बच्चे की माँ ने उसे छोटा भालू कहा था और उस चीज़ को सोचकर एकदम से मुझे रोना सा आ गया। उस रात के बाद मैंने इस चीज़ को कभी गलत तरीके से नहीं लिया। उस बच्चे की परछाई मुझे कई बार दिखती रहती है, आज भी दिखती है। कई बार आवाज़ें आती हैं बट मैं इन्हें इग्नोर करता हूँ। कई बार मेरा डॉग अंधेरे कोनों की तरफ देखता है, मैं कुछ नहीं कहता। मुझे पता है वो बच्चा शायद किसी न किसी दिन समझ जाएगा कि ये सब सही नहीं है और वो खुद चला जाएगा। बट उस छोटे से बच्चे के लिए जिसने अपना बचपन, अपनी पूरी ज़िंदगी खो दी, मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा दुख होता है।
दोस्तों ये तो थी आज की हमारी फर्स्ट स्टोरी। अब आगे आज मैं आपको इंडिया में ही घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताना चाहूँगा। मैं आपको ले जाता हूँ साल 2001 में। अप्रैल 2001 उत्तर प्रदेश में भारी गर्मी पड़ रही थी। गाज़ियाबाद और उसके आसपास के एरिया में जैसे कि दिल्ली एनसीआर में भारी गर्मी पड़ने पर लोग अक्सर रात में अपने घरों की छतों पर सोया करते थे। दिल्ली से सटे हुए गाज़ियाबाद में एक व्यक्ति अपने घर की छत पे सोया हुआ था। रात में हवा काफ़ी अच्छी चल रही थी, इसीलिए उसको नींद भी काफ़ी अच्छी आ रही थी। वो व्यक्ति सोया हुआ था कि रात में एकदम से ही उसे ऐसा लगा कि कोई उस पर हमला कर रहा है। वो उठा, उसने देखा कि कोई उसके हाथ पैर पर तेज तेज नाखून मार रहा है। जैसे तैसे उसने उस चीज़ को धक्का दिया और जब उसने उस साए को दूर जाते हुए देखा तो उसने देखा कि वो साया दिखने में एक बंदर या यूँ कहें एक इंसान की तरह दिख रहा था। आधा बंदर आधा इंसान। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साल 2001 के दिल्ली के मंकी मैन के बारे में, जिसे लोग काला बंदर कहकर बहुत ज़्यादा पुकारते हैं। दोस्तों इस पहली घटना के बाद लगभग एक हफ्ते तक और कुछ भी नहीं हुआ और उसके बाद उसी आदमी के पड़ोसी के साथ यही घटना हुई। वो रात में सोया हुआ था और सेम चीज़, उस पर किसी ने हमला करा और जब उसने उठकर देखा तो उसके आसपास कुछ भी नहीं था। जब उसने थोड़ी दूरी पर देखा तो वही साया उसे दूर जाता हुआ दिखाई दिया। ये तो बस एक शुरुआत थी इस पूरी घटना की। इसके बाद तो ये घटना एक आग की तरह बढ़ती चली गई। रात में लोगों का कहना था कि एक काला बंदर जो कि एक इंसान रहता, जिसके सर पर एक हेलमेट पहना रहता, उसने वो रात में लोगों के पास जाता और उन पर हमला कर देता। धीरे धीरे इसका खौफ बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया और ये घटना बहुत तेज़ी से वायरल होने लगी। रात में लोग डर डर के सोने लगे। जो लोग रात में अपनी छतों पर सोते थे वो अब अपने घरों में बंद होकर रहने लगे क्योंकि लोगों को डर था। धीरे धीरे पुलिस स्टेशन में कॉल की बाढ़ आ गई। लगभग हर कॉल में लोग उस काले बंदर के बारे में ही बताते जो उन पर हमला कर देता। ये चीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही थी। किसी के पास कोई जवाब नहीं था कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। इसके बारे में मैं आपको और भी बात बताऊंगा, उससे पहले आपको बताता हूँ इसी से जुड़ी एक सच्ची घटना जो कि एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। इसके कारण मैं आज आपको मंकी मैन के बारे में बता रहा हूँ। मेरा नाम प्रणव है और मैं आपको अपने साथ घटी साल 2001 की एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। साल 2001 में मंकी मैन के किस्से पूरे भारत में फैल रहे थे जो कि उत्तर प्रदेश से शुरू हुए थे और अब मैं आपको अपने साथ घटी घटना बताने जा रहा हूँ। भले ही लोग इस चीज़ को एक मास हिस्ट्रीरिया कहते थे हैं, पर मैं आपको सच सच बताऊंगा जो मैंने अपनी आंखों से तब देखा था। मुझे याद है मैं उस टाइम पर 6th क्लास में था और मैं दिल्ली के राजेंद्र नगर में रहता था। उस समय कुछ दिनों बाद में मेरी कज़न सिस्टर की शादी होने वाली थी और उससे कुछ समय पहले मेरे कुछ रिलेटिव्स मेरे घर आए हुए थे। मुझे याद है उस रात एक सेरेमनी चल रही थी जिसमें आसपास के कुछ लोग और मेरे रिश्तेदार शामिल हुए थे। रात के लगभग 9 बजे होंगे। सभी लोग उधर अपने काम में व्यस्त थे। मैं अपने दोस्तों और अपने कज़न्स के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा था, जिसे आप लुका छुपी के नाम से भी जानते हो। हमने अपने ही कुछ नियम बना रखे थे। गेम खेलते वक्त कोई ना तो घर के बाहर जाएगा ना ही ऊपर छत पर जाएगा। बट हम में से एक लड़के ने इस नियम को तोड़ दिया और वो छत पर जाकर छुप गया। उसके बाद जब मेरी बारी आई छुपने की तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी छत पर जाके छुप जाता हूँ, क्योंकि वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। लेकिन मुझे क्या पता था ये मेरी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। हमारा घर 3 मंजिल का है जिसमें से 2nd फ्लोर पर ये सब सेरेमनी वाला काम चल रहा था। 3rd फ्लोर पर हम लोग खेल रहे थे और हम लोग ऊपर जाने की वहीं से मना करे थे। पड़ोस में हमारे पड़ोसी का घर था जो कि बस 1 फ्लोर का ही था। इसका मतलब ये था कि हमारी छत से उनकी छत दिखती थी और वो काफ़ी नीचे भी थी। उस टाइम पर तो मेरे मन में बस यही था कि मुझे बस छुपना है और किसी की पकड़ में नहीं आना है।
मैं ऊपर गया और छत पे आने के बाद जो टंकी रखी होती हैं सीढ़ी वाली छोटे से छज्जे टाइप के ऊपर, उस जगह पर जाने के लिए सीढ़ियाँ लगी होती हैं। हमारे यहाँ पर लकड़ी वाली सीढ़ी थी। मैं उसके पास आकर खड़ा हो गया और सोचने लगा ऊपर जाऊं या नहीं। पहले तो मैं वहीं पर खड़ा रहा, फिर एकदम से मैंने सोचा कि ऊपर ही चला जाता हूँ। और बस हल्का सा मैं ऊपर बढ़ा हूँगा कि मैंने एक बड़ा सा परछाई ऊपर देखा। मैंने अपना सर ऊपर की ओर किया, तब मैंने देखा एक बड़ा सा इंसान जो कि काफ़ी हद तक बंदर की तरह भी दिख रहा है। लंबे लंबे नाखून, जो कि ऊपर टंकी के पास ऐसे बैठा था जैसे बस हमला करने ही वाला है। मेरे दिमाग में एकदम से कुछ भी नहीं आया, बस भागना चाहता था मैं। मुझे समझ में आ गया था कि या तो मैं भागूंगा या फिर मर जाऊंगा। मैं जितना तेज़ हो सकता था उतनी तेज़ वापस नीचे की ओर भागा और बस भागता ही गया। सीढ़ी से बहुत तेज़ी से नीचे उतरा और सीधा उन दोस्तों के पास गया जो डैन दे रहा था। वो मेरे पास आया और उसने एकदम से बोला आई स्पाइस्ड, जिसका मतलब होता है कि उसने मुझे पकड़ लिया था। बट मेरा ध्यान अब खेल में बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। अगले दिन हमारे एरिया में ही एक आदमी था जिसका नाम बाबूलाल था। उसका घर हमसे थोड़ा सा ही आगे था और उसने बताया कि बीती रात उसने मंकी मैन को हमारी छत पर देखा। और जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने उन लोगों को वो बता दिया जो मैंने देखा था। और क्योंकि अब बाबूलाल ने भी सारी बात बता दी थी तो सब लोगों को यकीन हो गया कि मैं जो कह रहा था वो भी सच था। अब बात यह है कि मुझे कैसे पता कि ये सब चीज़ हेलुसिनेशन नहीं थी और रियल क्यों नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस वक्त मैं बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था, ना ही मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था। ये घटना मेरे साथ एकदम से हुई और उसका मतलब था कि मैंने उस चीज़ को सच में देखा था। बाबूलाल ने भी उस चीज़ को देखा। उस चीज़ के बारे में मैं जब भी सोचता हूँ एकदम से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं बस सोचता हूँ कि अगर उस चीज़ ने मेरे को पकड़ लिया होता तो मेरा क्या होता। ये तो थी मंकी मैन से जुड़ी हुई एक सच्ची घटना। इसके बारे में मैं आपको और बताऊं तो इसके केस अप्रैल और मई दोनों महीनों में लगातार बढ़ते रहे। उसके बाद मई महीने में पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा सख्ती कर दी, जिसके बाद धीरे धीरे ये इंसिडेंट्स कम होने लगे और एक टाइम ऐसा आया जो बिल्कुल बंद हो गए। कुछ महीने बाद आसाम राज्य में एक घटना शुरू हो गई जिसमें लोगों को आधा इंसान और आधा भेड़िया रात के समय अपने घरों के आसपास घूमते हुए दिखाई देने लगा। तब लोगों ने इस बात को माना कि मंकी मैन दिल्ली को छोड़कर असम की ओर बढ़ गया है। खैर ये चीज़ तो उस समय पर ख़त्म हो गई, बट इसके ठीक एक साल बाद साल 2002 में एक और बहुत बड़ी घटना शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश के बलिया के पास एक छोटे से गांव में एक किसान रात में अपने घर में सोया हुआ था। तभी उसकी आंख खुली, कोई उसका मुंह नोच रहा था और तब एक नए अर्बन लेजेंड का जन्म हुआ जिसका नाम था मुंह नचुआ। कोई कहता कि ये एलियन था तो कोई कहता कि कुछ और, कोई कहता पाकिस्तान का भेजा हुआ एक रोबोट, तो कोई कुछ और बोल देता। लेकिन धीरे धीरे ये घटना भी पूरे यूपी में काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी और लोगों के डर का कारण बन गई। दोस्तों, लोग इन चीज़ों से इतना ज़्यादा डर गए थे कि लिटरली रात रात भर लोग जाग कर पहरा देते थे कि बाकी लोग अच्छे से सो सकें। और जब भी रात में किसी को मुंह नचुआ दिखाई देता तो वो अपनी थाली को ज़ोर ज़ोर से बजाने लगते और ऐसे ही करके 2 घरों से थाली बजते बजते 4 घरों पे पहुंचती। धीरे धीरे पूरे गांव में थालियों का शोर बजने लगता और तब पूरे गांव को पता लग जाता कि किसी ने उस चीज़ को देखा है। पुलिस इस मामले में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो गई और पुलिस की फोर्स भी रात रात भर लोगों के एरिया में घूमने लगी। इवन जब मंकी मैन का इंसिडेंट दिल्ली में हो रहा था उस टाइम पर पुलिस ने श्योर किया कि बिजली रात भर आए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। मुंह नचुआ और दिल्ली के मंकी मैन के इंसिडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ दिख रही थी, लेकिन किसी को भी इसके पीछे का कारण समझ में नहीं आ रहा था। एक और बात थी कि किसी भी इंसान ने एकदम सामने से क्लियरली इस चीज़ को नहीं देखा था। यही एक और कारण था इस बात के पीछे कि लोग इस चीज़ को नहीं मानना चाह रहे थे। बट इसने अपने लिए एक बहुत बड़ी दहशत सभी के दिल में मचा रखी थी। इसके पीछे 3-4 डेथ्स भी हुई थी, जिनमें एक प्रेग्नेंट औरत की थी जो कि
मून चूहे के डर से अपनी सीढ़ियों से फिसल गई और उसकी मौत हो गई। एक और आदमी अपनी छत से मून चूहे के डर से कूद गया। ये चीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से गलत तरीके से फैल गई और लोगों के मन में इतना भयानक डर जन्म ले गया कि वो कभी ठीक से निकल ही नहीं पाया। आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैं खुद गाज़ियाबाद का रहने वाला हूँ और यकीन मानिए भले उस टाइम पर तो मेरा जन्म नहीं हुआ था, बट आज भी मैं जिन लोगों से बात करता हूँ, जिन लोगों ने इस घटना को अपनी आंखों के सामने देखा था, उन लोगों से पूछता हूँ तो वो मुझे बताते हैं कि इस घटना का उस टाइम पर क्या इम्पैक्ट था और लोग इस चीज़ से कितने ज़्यादा डरे हुए थे। अंत में इनमें से किसी घटनाओं का कोई भी खास सबूत नहीं मिल पाया, तो पुलिस ने आखिरकार इसकी फाइल को बंद कर दिया ये बोल के कि ये ऐसा कुछ है ही नहीं। काफ़ी टाइम बाद भी किसी को इस चीज़ का कोई जवाब नहीं मिल पाया। तो इसके बाद बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट ने इस चीज़ को मास हिस्टीरिया का एक बेहद मास स्केल पर एग्जाम्पल बताया। मास हिस्टीरिया, अब ये क्या होता है? इसे एक इस तरीके का फिनोमिना है जिसमें एक बहुत ही बड़ी मात्रा में लोग एक पर्टिकुलर चीज़ को मानने लगते हैं और उसी चीज़ पर यकीन करने लगते हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया में तो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, तो हो सकता है इसी कारण लोगों में इस तरह की भावना पैदा हो गई हो। और ये कोई बीमारी भी नहीं थी जिसका इलाज करा जा सके, ये बस एक फिनोमिना था जो कि होता है, अक्सर होता है। एट लास्ट इस चीज़ का कोई भी सटीक जवाब नहीं मिल पाया कि ये मून चूहा क्या था या फिर मंकी मैन, काला बंदर क्या था। बट एक बात जो थी वो ये कि इन दोनों नाम ने साल 2001 और 2 में पूरे उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा दहशत मचा दी। आप कौन सी थ्योरी को मानते हो? क्या ये सच में कोई ऐसी चीज़ थी? क्या इसके बारे में आपको कुछ पता है? वो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। या फिर आप मानते हो कि ये चीज़ एक मास हिस्टीरिया का ही एग्जाम्पल है? आपका इस बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको इंडिया में ही घटे ऐसे ही कुछ और इंसिडेंट्स के बारे में जानना हो, इसके बारे में मुझे और बताइएगा। या आपके एरिया या फिर आपके शहर में घटी हुई कोई पर्टिकुलर घटना हो सकती है। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और ऐसे ही किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय।